मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल ये चाहते हैं कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में चैप्टर हैं, उन सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमको एक वीडियो में करा दिए जाएं। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी? तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 से लगा करके चैप्टर 15 तक, यानी कि क्लास 10 साइंस में आपके जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 15 तक, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के जितने भी भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जो लगभग हर साल 2022 ले लो, 2023 ले लो, 2024 ले लो, यहाँ तक कि 2025 में अभी तक पूछे जा चुके हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो पर्टिकुलर इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही अजीब सी चीज़ यहाँ पर हो गई कि भाई इस वीडियो को शूट करने के बाद पता चला कि वीडियो ही शूट नहीं हुई है, यानी इस वीडियो का कैमरा ही चालू नहीं था। तो ऐसे में ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी। खैर कोई नहीं, आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे भैया कौन से वो 50 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक हैं, यानी 14 तक हैं, यानी पूरी बुक के लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि लगभग जितने भी आपके यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन लगभग पूरे साइंस की आपके होने वाले हैं। ठीक है, इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे समाप्त हो जाने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का है कि जो हमारी जंग होती है, जंग, ठीक है, जंग आप सभी को पता है कि जंग कहाँ पे लगती है। ठीक है, तो बेसिकली जंग हमारी लोहे पर देखने को मिलती है, जो लोहे के ऊपर, ठीक है, काली परत चढ़ जाती है ना, तो बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जंग का रासायनिक फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है स्टूडेंट, वो आप लोगों का होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, यानी अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस आंसर के क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा Fe2O3.XH2O। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता होगा कि जंग जो होती है वो कहीं ना कहीं लोहे के ऊपर चढ़ती है, और जो लोहे का फॉर्मूला होता है या फिर लोहे का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe। ठीक है, तो Fe के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ना जो होता है वो क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। तो वहीं से इसका फॉर्मूला बना है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से इसका ये राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो चलिए बात करते हैं उसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे ये कह रहा है कि Zn जो है हमारा, ये जब H2SO4 से क्रिया करता है तो देखिए यहाँ पर ZnSO4 बनता है और आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी रिएक्शन दे रखी है ना, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जितने भी प्रश्न हैं ना, ये देखिए 2022, 23, 24 में पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग मैं जितने भी प्रश्न लाया हूँ इस वीडियो के अंदर वो पिछले प्रीवियस ईयर यानी कई सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन आपको नोट करना है, और क्वेश्चन को अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो भैया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी ये जो आपकी रिएक्शन दे रखी है ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों है तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी एक चीज़ कि यहाँ पर ये जो हमारी जिंक धातु है, ठीक है, ये हमारी H2SO4 से क्रिया करती है। जब ये H2SO4 से क्रिया करती है तो देख रहे होगे कि ये जो Zn है ना, ये HSO4 के साथ जुड़ जा रहा है, यानी कि ये ZnSO4 यानी जिंक धातु SO4 के साथ जुड़ करके ZnSO4 बना ले रही है और हाइड्रोजन को उसके विलयन से बाहर निकाल कर फेंक दे रही है, जैसा कि हाइड्रोजन यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। तो ऐसी रिएक्शन को या फिर ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक, ठीक है, एक कम अभिक्रियाशील अभिकारक के उसी के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन आपका कम अभिक्रियाशील है और जिंक धातु हमारी अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक धातु क्या करेगी? हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, और इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022, 23, 24 में पूछा गया है और आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, सभी लोग इसको तैयार कर लेंगे। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को आप देखिए और फिर हम आपकी बात करते हैं। तो प्रश्न की बात करें भाई, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि BaCl2, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, BaCl2 Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है और फलस्वरूप बनाता है BaSO4 और साथ में NaCl के दो अणु यानी कि 2NaCl बना लेता है। और हमसे कह रहा है कि ये प्रश्न जो पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, 2022, 2023 और 2024 में लगातार 3 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताना है कि ये क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और इस 4 ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है, इसकी डिटेल से जानकारी आप इस अभिक्रिया को जब पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आपको जानकारी पूरी डिटेल से मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं एक लाइन में बात करूं, जब आयनों की आपस में अदला बदली होती है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Ba धातु है ये SO4 के साथ जुड़ जा रही है, ठीक है, और जो आपकी सोडियम धातु है ये Cl2 के साथ जुड़ जा रही है, यानी कि यहाँ पर आयनों की आपस में अदला बदली हो रही है, ठीक है। तो ये Na देखिए, Na जो है Cl के साथ जुड़कर NaCl बना ले रहा है और ये Ba आपका SO4 के साथ जुड़ के BaSO4 बना ले रहा है। तो जब भी कभी ऐसी टाइप की आपको रिएक्शन दिख जाए ना, जहाँ पर आयन आपस में बदल जा रहे हो एक दूसरे के विलयन से, तो वहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी वहाँ पर हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है आपको पता चल गया होगा। तो चलिए बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा आपका दे रखा है, पूछा गया कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया, तो पूछ रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नज़र डालेंगे इस अभिक्रिया पर तो देखिए यहाँ पर Fe2O3 दे रखा है, ठीक है, जो कि Al यानी एल्युमिनियम के साथ क्रिया करता है और Al2O3 और Fe बना ले रहा है। तो देखिए इस टाइप की रिएक्शन हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके थे जंग की अभिक्रिया में, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया ये रिएक्शन किस प्रकार की है। तो देखो वही ऑप्शन सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों सही होगा, क्योंकि देख सकते हो कि Fe धातु जो है ना वो हमारी कम अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम की उपेक्षा, और एल्युमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो जायज़ सी बात है एल्युमिनियम जो है Fe2O3 के विलयन से Fe को बाहर निकाल कर फेंक देगी और स्वयं उसके विलयन में आ जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को चलिए सभी लोग पढ़ते हैं और एक साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सभी नोट करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, एक आपको ऑप्शन याद रखना है या फिर एक कह सकते हो नाम याद रखना है, एक सूत्र आपको याद रखना है, वो होता है CaSO4.12H2O, ठीक है, CaSO4.12H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं CaSO4.12H2O यानी 1/2H2O, और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी POP का रासायनिक फार्मूला, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को आपको एकदम अच्छे से देखना है भाई। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। यदि 7 से अधिक होगा तो हमारा विलयन क्षारीय होगा, यदि 7 से कम होगा तो हमारा विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। ऐसे करके एक दूसरा प्रश्न है कि H2SO4 के विलयन का pH मान कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो भैया जो हमारा H2SO4 है ना, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अम्ल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है भाई, 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। तो आप क्या कह पाएंगे यहाँ पर कि जो H2SO4 का विलयन का pH मान होगा वो -7 से कम होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ग दिख रहा है 7 से कम, यानी यही बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है, pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर प्रश्न हमसे कहना चाह रहा है कि एक विलयन है, ठीक है, एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻9 मोल और प्रति लीटर कर लीजिए 9 मोल दे रखा है, ठीक है, 9 मोल दे रखा है, केवल कितना दे रखा है, 9 मोल दे रखा है, 9 मोल, ठीक।
अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात माइनस का 9 मोल है और आपसे सीधा प्रश्न कह दिया गया बताइए ऑप्शन में से 9, 10, माइनस का 9 या फिर इनमें से कोई नहीं, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे तो एक चीज़ हमको दिख रही है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, एक चीज़ आपको देखने को मिल पा रही होगी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो दिख रहा है वो 10 की घात माइनस का 9 मोल दिख रहा है। तो एक बात याद रखना, ये जो आपका 10 की घात माइनस का 9 दिख रहा है ना, बस यहीं से आपको पीएच वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो आपका माइनस का दिख रहा है ना, बस इसको प्लस में बदल करके सीधा जो दे रखा है एकदम उसी को उतार दो, जो भी चीज़ दे रखी है एकदम सीधे उसी को उतार दो, बस भाई वही हमारी एकदम सही संख्या या फिर कह सकते हो सही पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्लस का 9 जो है ये हमारा पीएच मान यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस का दे रखा था, सिंपल से प्लस का कर दिया और जो संख्या दे रखी थी उसी संख्या को उतार दिया, वही हमारा पीएच वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, का नंबर बिल्कुल सही दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का है, यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इनमें से हमारा अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो NaCl दे रखा है NaHSO4 दे रखा है, Na2SO4 दे रखा है और KCN आपका दे रखा है। लेकिन अम्लीय लवण हमारा जो होगा वो हमारा होता है NaHSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है 4 ऑप्शन में से, तो आपका NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है। तो देखो, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हमारा जो उपयोगी पदार्थ होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। अधिकतर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, उन स्विमिंग पूल को जो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उस पानी को स्वच्छ करने के लिए, साफ़ करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको तैयार हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। तो जो आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहे की सतह पर जंग लग जाती है, ठीक उसी तरीके से एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोडिंग। क्या बोलते हैं, एनोडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से 11 नंबर भी क्लियर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 12 नंबर कि जिंक चूर्ण पर, ठीक है, जिंक चूर्ण कह लो या फिर जिंक धातु कह लो, कोई भी आप कह सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो जिंक धातु होती है, जब इस पर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो इसमें जो हमारी गैस निकलती है वो गैस हमारी कौन सी होती है। ठीक है, जब हम लोग जिंक धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं, H2SO4, याद कर लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो जब भी कभी जिंक धातु की क्रिया H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, अब ये तनु होता है, तो इसकी क्रिया जब इसके साथ में होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये प्रश्न हमसे कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यानी ऐसी धातु का नाम आपको बताना है जो कि बेसिकली जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती तो हाइड्रोजन के विलयन के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए एक सक्रियता श्रेणी होती है। अब वो सक्रियता श्रेणी अगर आपको पता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाने वाला है कॉपर। कॉपर धातु जो होती है वो आपके हाइड्रोजन के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमको दे रखा है कि वह धातु, ठीक है, वह धातु जो ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऐसी कौन सी धातु होती है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है और हमको हाइड्रोजन गैस देती है। तो जब भी कभी हम सोडियम धातु को
जब भी कभी सोडियम धातु की क्रिया यदि ठंडे जल के साथ करा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो गैस प्राप्त होती है वो गैस हमारी होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है कि जब ठंडे जल के साथ कौन सी ऐसी धातु होती है जिसकी क्रिया कराते तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तो हमारी सोडियम धातु होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है, और पोटेशियम धातु भी होती है जो कि अधिक क्रियाशील होती है, और इन दोनों ही धातुओं की क्रिया कह सकते हो बहुत ही जल्दी हो जाती है किसी भी धातु के साथ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर हमसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो धात्विक तत्व है। ठीक है, अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, फिर बताते हैं कौन सा इसमें धात्विक तत्व होने वाला है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वीडियो जो था शूट नहीं हो पाया था। ठीक है, माइक नहीं चालू था, इस वजह से क्लास को दोबारा शूट करना पड़ रहा है। फिलहाल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि इनमें से धात्विक तत्व आपका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपको P दे रखा है जो कि पोटेशियम कह सकते हो आप लोग। ठीक है, He दे रखा है जो कि आप हीलियम कह सकते हो, Li दे रखा है जिसको आप लिथियम कह सकते हो, और S दे रखा है जिसको आप सल्फर कह सकते हो। तो बेसिकली इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है जो धात्विक तत्व है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे लिथियम, तो लिथियम जो धातु है ये हमारी धात्विक है। ठीक है, लिथियम तत्व जो हमारा है वो धात्विक तत्व है। बाकी ये सारे के सारे अधात्विक दे रखे हैं, जैसे कि सल्फर, हीलियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे कोई अक्रिय गैस है, कोई आपका कह सकते हो मतलब कोई अक्रिय गैस दे रखी है, कोई अधात्विक है, तो सभी प्रकार के दे रखे हैं। फिलहाल अगर हम धात्विक तत्व की बात करते हैं तो वो हमारा लिथियम है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और अब बात करते हैं 16 की। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल, यानी जो हमारा एथिल अल्कोहल है इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है। तो देखिए एथिल अल्कोहल और हमारा एक और होता है एथेनॉल, ये दोनों के दोनों हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम बताइए और एथेनॉल का IUPAC नेम बताइए। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों एक ही होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम बता दीजिए, तो एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम पूछ रहा है, यानी कि रासायनिक फॉर्मूला पूछ रहा है, रासायनिक नाम पूछ रहा है। IUPAC का नाम का मतलब होता है रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है एथेनॉल, यानी भैया एथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न, और कह रहा है प्रश्न हमसे कि एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, तो एसिटेल्डिहाइड का IUPAC जो नाम होता है भाई आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि पहले से ही बता चुके सारे क्वेश्चन टिक लगे हुए हैं, बस समझाना है मुझे। ठीक है, तो देखिए एसिटेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला कह सकते हो या फिर IUPAC नेम कह सकते हो, ना तो एथेनॉल होता है क्योंकि एथिल अल्कोहल का होता है, ना तो एथेनॉल होता है, और ना ही आपका प्रोपेनॉल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, फिलहाल आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है। तो बेसिकली इनमें से संतृप्त कार्बनिक यौगिक हमारा कौन सा है। देखिए जब भी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में क्रिया होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल आबंध पाया जाता है तो उसको हम संतृप्त बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से किसी के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, और बाकियों के बीच में डबल बॉन्डिंग भी होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है। मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त कार्बन वही होते हैं जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध पाया जाता है, वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त यौगिक होता है। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा साधारण सा प्रश्न होता है, उस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, यदि हम एल्काइन की सामान्य सूत्र की बात करें तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, CnH2n, ठीक है, CnH2n+2, CnH2n-2 और Cn+2 और H की पावर -2n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन,
ठीक है। ये 3 तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, और आपका एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमसे पूछा गया है एल्काइन का सामान्य सूत्र, ठीक है। तो देखिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CN, ठीक है, H2N माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ग नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा नज़र आ रहा है, ठीक है, हाल फिलहाल। तो इसी को बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं कौन कौन से और प्रश्न हमारे रह गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है, ठीक है। तो क्लोरीन अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है आपको ये बताना, ठीक है। तो ऐसे जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं क्लोरीन अणु में हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होती है, यानी हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनका केवल एक ऑप्शन आपको याद रखना पड़ता है। यदि आप एक ऑप्शन याद रखेंगे तो आपका जो माइंड है इधर उधर भटकेगा नहीं, ठीक है। तो क्लोरीन अणु में जो हमारा उपस्थित आबंध होता है वो हमारा कौन सा आबंध होता है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाने वाला है एकल सहसंयोजक आबंध, ठीक है। यानी इसमें हमारा एकल सहसंयोजक आबंध पाया जाता है किसमें, क्लोरीन अणु के बीच में, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। तो प्रोपेनल, देखिए प्रोपेनल जो हमारा है ये एक एल्डिहाइड समूह से आता है, ठीक है। यानी प्रोपेनल का जो निर्माण होता है वो एल्डिहाइड समूह से होता है। अब देखिए एल्डिहाइड समूह में कौन सा आपका कह सकते हो कौन सी संरचना पाई जाती है एल्डिहाइड समूह में, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो एल्डिहाइड समूह में तो आपको COOH ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, इसके साथ साथ आपको OH ये भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो आपको संरचना दिख रही है कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन, ये भी संरचना हमको देखने को नहीं मिलती है। तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। तो प्रोपेनल में जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है। यानी कि कार्बन के साथ में हमेशा CHO जहाँ पर जुड़ा हुआ दिख जाए समझ लेना वहाँ पर हमारा प्रोपेनल होता है, मतलब प्रोपेनल का ये क्रिया यौगिक है। और ये तो निर्भर करता है कि आपके कार्बनों की संख्या कितनी है, प्रोपेनल है कि मेथेनल है, ठीक है, कि ब्यूटेनल है, ठीक है। तो वो तो निर्भर करेगा कि कार्बन की संख्या कितनी है। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह की बात करें कि प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ब्यूटेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो वहाँ पर फिर हमारा CHO होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन समूह होता है। अब देखो कीटोन समूह कौन सा होता है, तो आपको बता दें कि कीटोन समूह जो होता है वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्डिंग के साथ में जुड़ा होता है। यानी ऑक्सीजन जब भी कभी कार्बन के साथ में डबल बॉन्डिंग में दिख जाए तो वहाँ पर हमारा कौन सा समूह होगा, कीटोन समूह होगा, ठीक है। यानी फिर ऐसे कह सकते हो कीटोन समूह वह समूह होता है जिसमें कार्बन के साथ में यदि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा कीटोन समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और इनमें से कीटोन समूह का यौगिक कौन सा है आपको वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नज़र डालेंगे तो सभी के साथ लगभग ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब कि डबल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन लगभग सभी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है कॉमन वो ये है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो तत्व हमारा दिख रहा है CH3 इधर दिख रहा है और इधर CH3 दिख रहा है, ठीक है। दोनों तरफ CH3 है लेकिन बीच में केवल हमारा कार्बन है और उसी कार्बन के साथ में हमारा डबल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बाकियों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के और इसके लेफ्ट साइड में CH3 यानी कि एथेन समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, बेसिकली D नंबर हो जाएगा, क्योंकि आसपास जब भी कभी कार्बन के आसपास कार्बन हो और बीच में हमारा ऑक्सीजन समूह हो तो वो हमारा कीटोन समूह होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला हमारा प्रश्न कौन सा रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम A के यौगिकों को कॉलम B में उनके उदाहरण को मिलान कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ यौगिक दे रखे हैं, ठीक है।
अब इन यौगिक का जो रासायनिक नाम है वो आपको इधर साइड दे रखा है, ठीक है। तो जो भी इनके रासायनिक नाम का रासायनिक सूत्र जो है उसका आपको मिलान करना है, ठीक है, यानी सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें, पहले वाले का नाम है हेलोएल्केन, दूसरे वाले का नाम है एल्कोहल, और तीसरे वाले का नाम है कीटोन, और चौथे का नाम है एल्कीन। तो हेलोएल्केन, अगर हम बात करें हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन की अगर हम बात करते हैं तो हेलोएल्केन का रासायनिक फार्मूला क्या होने वाला है, या फिर कह सकते हो रासायनिक स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ए नंबर का राइट ऑप्शन अगर हम देखेंगे हेलोएल्केन है। और आप सभी को पता है कि जब भी कभी हेलोएल्केन होता है तो वहाँ पर कार्बन के साथ में जब भी कभी इस प्रकार की संरचना आपको दिखे, ठीक है, कार्बन के साथ में इस तरीके से हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ जाए, तो वहाँ पर हमारा हेलोएल्केन होता है, ठीक है। और कार्बन के बीच में कैसी संरचना होती है, डबल बॉन्डिंग की, तो यहाँ पर ये हमारा हेलोएल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ये सही हो जाएगा। और एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल में हमारा OH समूह पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको OH समूह ये दिख रहा होगा, तो ये वाला हमारा B नंबर हो गया, ये वाला हमारा A नंबर हो गया, ठीक है। एल्केन की अगर हम बात करते हैं, एल्कीन की अगर हम बात करते हैं D नंबर ऑप्शन की, तो D नंबर ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो देखो D नंबर में सभी के सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग दिखेगी, वही हमारा D नंबर होगा। तो देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग दे रखी है, और बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। यानी एल्कीन का मतलब यही होता है कि जहाँ पर भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है वो हमारे एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेसिकली ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कीटोन समूह की बात करते हैं तो कीटोन समूह में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, तो वो हमारा कीटोन समूह का यौगिक होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि कार्बन के साथ में हमारा ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा कीटोन समूह का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर C ये हो जाएगा, और इधर ये हमारा ऑप्शन नंबर कह सकते हो D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो मिलान आप लोगों का हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपने ये मिलान समझ लिया ना तो यहाँ से कम 4 आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और बेसिकली ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 बन करके आया, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन 1 नंबर के आया है, 2022, 23, 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो यहाँ से अब आपके जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको बायो यानी कि जितने भी क्वेश्चन जीव विज्ञान के देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे 24 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, ठीक है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को पता है 4 होती है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए मनुष्यों में लार ग्रंथियों की जो संख्या पाई जाती है वो कितनी होती है, इसका आपको राइट ऑप्शन बताना होगा, ठीक है। तो देखिए मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या 1 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है कि 3 जोड़ी होती है, बताइए। तो देखिए मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, कितनी होती है, 3 जोड़ी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है, जठर रस स्रावित करता है कि लार स्रावित करता है कि पित्त रस या फिर अग्नाशयी रस, ठीक है। तो देखिए यकृत जो होता है हमारा स्पेशली क्या स्रावित करता है, यानी कि यकृत से क्या मतलब कौन यकृत कहाँ से आता है, ठीक। मेनली बात ये होती है जो यकृत होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर का, यानी पित्तरस, ठीक है। क्या रहने वाला है, पित्तरस, यानी यकृत जो होता है वो स्रावित करता है पित्तरस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारा अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, छोटी आंत में, आमाशय में कि अग्नाशय में कि बड़ी आंत में, ठीक है। तो देखिए जठर ग्रंथियाँ जो हमारी स्पेशली पाई जाती हैं वो हमारी पाई जाती हैं आमाशय में। कहाँ पर, आमाशय में पाई जाती हैं। छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ये सारे ऑप्शन गलत हैं।
राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आमाशय। यानी कि जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं वो हमारी आमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी जितनी भी हमारी रच्छी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो रच्छी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी पेड़ों में होती हैं। ठीक है, यानी कि ये पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना उनमें पाई जाती हैं। अब पत्तियों में किस चीज़ में पाई जाती हैं, जड़ों में पाई जाती हैं, वातरंध्रों में पाई जाती हैं, कि स्टोमेटा में पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। तो बेसिकली रच्छी कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी स्टोमेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, क्या बोलते हैं, रंध्र, ये वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो स्टोमेटा में। ठीक है, पौधे में जड़ों द्वारा, यानी कि पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। यानी कि जो पौधे होते हैं वो जल का और खनिज लवणों का संवहन या फिर कह सकते हो परिवहन कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ ये होती है कि जो जड़ें होती हैं पौधों की, जड़ों द्वारा ये खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है जाइलम द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, जाइलम द्वारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम द्वारा खनिज लवणों का और जल का परिवहन होता है पौधों में। ठीक है, तो जाइलम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसके राइट ऑप्शन को देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर गया। ठीक है, फिलहाल आपको ऑप्शन पता है कि 4 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनुष्य में वृक्क, ठीक है, जो मनुष्य में वृक्क होता है ये एक तंत्र का भाग है। ठीक है, एक तंत्र होता है जिसमें वृक्क पाया जाता है। अब बेसिकली उस तंत्र का नाम आपको बताना है जिसमें वृक्क पाया जाता है, वो किस चीज़ से संबंधित है। अब वो जो तंत्र है वो किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, कि उत्सर्जन से संबंधित है, कि श्वसन से संबंधित है, कि परिवहन से संबंधित है। देखो वृक्क जो होते हैं वो हमेशा आपको पता होता है कि जैसे कि जो भी अपशिष्ट होता है ना, वो जा कर के वृक्क से होते हुए आपके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वृक्क जो होता है किस क्रिया में पाया जाता है, फिर किस तंत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, किस में पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किस तंत्र का भाग होता है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, तो बात हो रही है इंसुलिन हार्मोन की। तो इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, पूछ रहा है कि किससे स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, कि अग्नाशय से स्रावित होता है, कि पिट्यूरेट जो ग्रंथि होती है उससे स्रावित होता है, या फिर वर्षण से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन जो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। वैसे कि एक ही ऑप्शन सही होता है, तो वही ऑप्शन हम देखिए, हमारा मतलब है जो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है केवल उसी ऑप्शन को आपको याद रखना है। यदि आप बहुत सारे ऑप्शन को याद रखेंगे तो हो सकता हो आप एग्ज़ाम देते समय भटक भी सकते हैं। तो केवल एक ऑप्शन आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वो बेसिकली हमारा स्रावित होता है पिट्यूरेट ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो गा नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो संबंधित होता है सबसे पहले मेरुरज्जु से। ठीक है, लेकिन अगर राइट ऑप्शन की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, कि भैया यहाँ पर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर 33 का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। एक बार पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्रांड पिंड दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ग्रांड पिंड दे रखा है, थैलेमस दे रखा है, और हम बात करते हैं 2 ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपका दे रखा है प्रमस्तिष्क दे रखा है, और आपका मीडिया दे रखा है। ठीक है, जिसको हम लोगों को राइट ऑप्शन बताना है इसका। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो भाग होता है मस्तिष्क का वो होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, क्या होता है, प्रमस्तिष्क। चलिए राइट ऑप्शन पता चल गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से आपको ये बताना है कि पादप हार्मोन हमारा कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑक्सिन दे रखा है, साइटोकाइनिन दे रखा है, और आपको अगर देख पा रहे होगे यहाँ पर 2 और ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमको बिल्कुल सही लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें वही ऑप्शन याद रखना है कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सही होता है। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शन याद रखेंगे तो हो सकता है भटक जाएं। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो साइटोकाइनिन जो हमारा दे रखा है, 1 मिनट एक बार देख लेते, 34 नंबर का राइट ऑप्शन।
नहीं है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं है। तो देखो ऑक्सिन हमारा ये बिल्कुल सही होता है और साइटोकाइनिन भी हमारा होता है, लेकिन जो हमारा पादप हार्मोन नहीं होता है वो हमारा होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो हमारा है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, फिलहाल 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, ठीक है, फलों का पकना प्रेरित करता है। तो फलों का पकना प्रेरित कौन सा हार्मोन होता है, प्रेरित करता है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं, ऑक्सिन होता है कि साइटोकाइनिन होता है कि एथिलीन होता है कि जिब्रेलिन होता है। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा रहने वाला एथिलीन। ठीक है, यानी जो हमारा एथिलीन हार्मोन होता है ये फलों के पकने को प्रेरित करता है, यानी फल के पकने की जो प्रक्रिया होती है उसको जारी हमारा एथिलीन हार्मोन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं बट एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उसी को हम टिक लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो शुक्रवाहिनी हो जाएगा ना ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी ये जो हमारा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं रहने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में, मानव नहीं होगा यहाँ पर हमारा मादा होगा। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि कॉपर टी जो होती है वो मादा जनन तंत्र के किस भाग में लगाई जाती है, तो देखो वो हमारा जो भाग होता है वो होता है गर्भाशय। मैं यहाँ पर आपको सीधा राइट ऑप्शन की बात करते हैं भैया, तो सीधा राइट ऑप्शन अगर हम बात करें तो गर्भाशय जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि कॉपर टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में किस पौधे पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया। यानी भैया ऐसा कौन सा पौधा था जिस पर मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किया था, या फिर कह सकते हो प्रयोग किया था। तो वो पौधा था हमारा मटर का पौधा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात होता है। यानी कि यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि जब भी कभी एक संकर संकरण की प्रक्रिया होती है, आपने जरूर पढ़ा होगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में, कि जब हम लोग एक संकर संकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हमारी 2 चीज़ें निकल के आती हैं, 2 रेशियो निकल के आते हैं। एक रेशियो होता है जीनोटाइप और दूसरा रेशियो होता है फिनोटाइप। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 3:1, लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करते हैं यानी जीनोटाइप की अनुपात की बात करते हैं तो वो फिर हमारा होता है 1:2:1। ठीक है, यानी एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात जो होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि अगर फिनोटाइप की बात करते हैं एक संकर संकरण में, तो फिनोटाइप अनुपात होता है एक संकर संकरण का 3:1 यानी 3:1। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, यानी ये क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो बेसिकली अगर हम मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो मनुष्यों में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और अगर बात कर दें कि मनुष्यों में ओडोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मनुष्यों में ओडोसोम की ओडोसोम जो गुणसूत्र, देखो एक तो सिंपल प्रश्न आता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में ओडोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो बेसिकली उनकी संख्या होती है 44। कितनी होती है संख्या? 44। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ से भैया हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता हमको दे दी गई है 2 डायोप्टर, और हमसे कह रहा है इसकी फोकस दूरी आप हमें बताइए कितनी होगी। ठीक है, इसकी फोकस दूरी हमें बताइए कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को वाकायदा बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करके पहले बताया था, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता दे रहा हूँ कि देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में, आपको फोकस दूरी दे दी जाए और आपको क्षमता दे दी जाए और दोनों में से कोई एक चीज़ पूछ ली जाए, तो ऐसे में आपको केवल एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और वो होता है कि भैया जो हमारी फोकस दूरी होती है, या फिर कह सकते हो R बराबर जो होता है वो 1/f होता है। R बराबर क्या होता है? 1/f।
अब जब भी कभी हमको f निकालना होता है ना, तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, f इज इक्वल टू 100/r। अब ये ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कभी हमें फोकस दूरी निकालनी होती है तो हमेशा हम 1 को 100 में इसलिए बदल देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर मीटर में दे रखा होता है। लेकिन जब f निकालते हैं तो इस चीज़ को मीटर से हम लोग किस में कर देते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कर देते हैं, इसलिए 1 की जगह यहाँ पर 100 आ जाता है। अब यहाँ से आप बेसिकली आंसर को एकदम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं कि f इज इक्वल टू 100 ठीक है 100/2। तो जब 2 से 100 को मतलब कि 2 से जब 100 को आप भाग देंगे तो भैया सिंपल से हमारा 50 आने वाला है यहाँ पर, यानी 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी चीज़ जिनको क्लियर हो गई है वो बिल्कुल सही ऑप्शन लगाएंगे 50 सेंटीमीटर को, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर आपको मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ देख सकते हो 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दे रखे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, और 42 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिकतम किसके लिए होता है, हरे रंग के प्रकाश के लिए होता है कि लाल रंग के लिए होता है कि बैंगनी रंग के लिए होता है भाई, कि पीले रंग के लिए होता है। देखिए सब जब भी कभी अधिकतम प्रकाश की बात करें कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक किसके लिए होता है, तो हमेशा बैंगनी रंग के लिए होता है। और जब भी कभी कह दे कि कांच का अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम कब होता है तो फिर वो लाल रंग के लिए होता है। लेकिन जब भी कभी कह दे अधिकतम तो आप बैंगनी लगाएंगे, और कह दे न्यूनतम तो आप लाल रंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, निर्वात हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जब भी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको उत्तल दर्पण दे दे या फिर उत्तल लेंस दे दे और आपको फोकस दूरी दे दे और आपसे कह दे कि भैया इसकी आर यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी वो निकालिए, तो ऐसी कंडीशन में जो आप फार्मूला लगाएंगे वो होता है R इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, R इज इक्वल टू 1/f या तो F इज इक्वल टू 2R। अब बेसिकली होता ये है कि जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की, यानी फोकस दूरी जो होती है, या फिर कह सकते हो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो होती है वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दोगुनी होती है, या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पर फोकस दूरी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए 20 × 2 कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 4 यानी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको 45, 46, 47 यानी आगे के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जिनको मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था पर वो वीडियो शूट नहीं हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब भी कभी ये देखो हमारा क्या होता है, मुख्य, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कहीं पर हमारा वक्रता केंद्र होता है, यहाँ कहीं हमारी फोकस दूरी होती है। तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण अगर ऐसे ऐसे करके जाती है, यानी सीधे बिल्कुल ऐसे जाती है, तो सेम इसी मार्ग पे वो वापस भी लौट आती है। यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी से होकर के जाने वाली जो भी प्रकाश किरण होगी, है ना, परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। और ऐसे बीच में अगर हम कोण की बात करते हैं तो कोण हमारा 0 डिग्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोण बीच में दिखाई नहीं पड़ता, इस वजह से 0 डिग्री कोण दोनों किरणों के बीच में बनता है, आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं।
तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि आभासी, सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होगा। तो हमेशा वस्तु को हम लोग लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखते हैं। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा यदि किरण जो होती है वो गुजरती है, तो कब अधिक होगा, कहाँ से किरण गुजरेगी। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी जब भी कभी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण का जो मान होता है, ठीक है, क्या होता है, जो अपवर्तन कोण का मान, ठीक है, आपतन नहीं अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो आपके आपतन कोण से कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा।